हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। मैं अजय कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से जुड़े हैं आपकी तैयारी को काफ़ी बेस्ट बनाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक प्रोग्राम जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। इसमें हम जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जितने भी आपके सिलेबस में जो दिया गया सब्जेक्ट है, वे सभी सब्जेक्ट से जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके साथ साथ जल्द ही आप लोग के बीच हम एक और प्रोग्राम लेकर के आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। फ्रेंड्स, पर डे आपको इसमें मिलने वाला है 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि साइंस, आर्ट्स, मैथ या संस्कृत, हिंदी से आपको होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपके भी जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में हम क्वेश्चन को लेकर के आए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में हम करेंगे, है ना। तो आप लोग तैयार रहिए, क्वेश्चन को बारी बारी से हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगता है लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हम वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। मतलब ये जो 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, ये 20 क्वेश्चन आपको दुगना तरीका से फायदा होने वाला है। जो भी क्वेश्चन हम आपके बीच रखेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना है, खुद से पहले वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को जवाब देना है ना। और जो भी हम वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर जब हम क्वेश्चन को वैसे प्रश्न जब हम आपसे कोई चीज़ पूछते हैं तो आप उसी वक्त या तो अपने बुक में या गूगल से डायरेक्ट सर्च कर करके जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः, ध्यान देना है ये शब्द को, प्रायः किस पदार्थ के छड़ का हम उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं एक विद्युत चुंबक है, ठीक है। अब इस विद्युत चुंबक को बनाने के लिए यहाँ पर जो हम रॉड का प्रयोग कर लेते हैं, ये कौन सा रॉड लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है कि ऑप्शन पर आपको गौर करना। हमें पूछ रहा है प्रायः क्या पूछ रहा है, प्रायः किस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, किस छड़ का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना है, यदि हमें बनाना है अस्थाई, क्या बनाना है, अस्थाई विद्युत चुंबक बनाना है, तो अस्थाई बनाने के लिए हमें क्या करना है, मूलतः हम नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नरम लोहे जो होता है, सॉफ्ट आयरन जो होता है, ये क्या होता है कि इसे हम जल्दी से चुंबकीय भी कर सकते हैं और इसे जल्दी से जो है विचुंबकीय भी कर सकते हैं, है ना। मतलब जब इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये तुरंत आपका चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और जैसा ही हम विद्युत धारा को इसमें कट करते हैं तो ये तुरंत से जो है विचुंबकीय हो जाता है। तो याद रखना है, प्रायः जो हम छड़ का प्रयोग कर लेते हैं वे आपका नरम लोहा होता है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत चुंबक जो कि अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, तो अस्थाई बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आपका 3 प्रश्न क्लियर हो गया कि अगर प्रायः बोले तो नरम लोहा, और अस्थाई बोले तो नरम लोहा, अगर अस्थाई बोले तो इस्पात। नरम लोहा का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह आसानी से चुंबकीय और आसानी से विचुंबकीय हो जाता है। तो ये प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चल लेते हैं। चलिए, आपके बीच आ चुका है अगला प्रश्न, 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा होता है, किस प्रकार की धारा हम घरों में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है बल्ब। आपको ये बताना है कि जो बल्ब में ये जो लगा हुआ वायर होता है, नीचे में कुंडली टाइप का, इस टाइप का जो वायर होता है, ये बताना है आपको किस प्रकार के मिश्र धातु से बने होते हैं, ठीक है। यानी ये किस प्रकार की, किस मिश्र धातु का बना होता है, ये आपको कमेंट करना है। जो भी हम प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप उसे कमेंट कर कर जरूर जवाब दें ताकि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें।
फ्रेंड्स हमें पूछ रहा है क्या चीज, घरों में जो आपूर्ति होने वाली है। तो याद रखना है जब हम घरों की बात कर लेते हैं तो जो घरों में आपूर्ति होती है वे सबसे पहले होता है क्या चीज, एसी करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब ये ए और बी आपका कट हो गया। ठीक है, ए और बी आपका कट हो गया। अब ये आपको याद रखना है कि जो घरों में जो प्रयोग किए जाने वाले जो विद्युत होते हैं वे 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट का एक एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, याद रखना है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। एक तो घरों में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत धारा, ठीक है, और ये विद्युत बल्ब में किस प्रकार के जो है कुंडली बना होता है। ठीक है, आपको इस पर कॉमेंट करना है कॉमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न लेकर के आ जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, जो पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिया गया है। कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें, कमेंट करें, तब तक हम आपको बताते हैं इसका जवाब। चलिए तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है रेटिना जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेटिना। ठीक है, जब भी प्रकाश आती है तो यहाँ से क्या होती है, ये बताना आपको कौन सा लेंस यहाँ पर लगा हुआ होता है नेत्र में। नेत्र में जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, और ये रेटिना के द्वारा जो ब्रेन तक जो इमेज का जो सिग्नल जाता है वे किसके द्वारा जाता है। ठीक है, कौन से जो है तंत्र के द्वारा जाता है, ये आपको कमेंट करना है ना। चलिए ये प्रश्न आपने देख लिया। जो भी हम कमेंट करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं वे आपको कमेंट करना है, ताकि आप उस प्रश्न को जो है लंबे समय तक याद रख सकें। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर आ चुका है। ये आज का जो तारीख है वे आपका 10 नवंबर हो चुका है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। चलिए मस्त रहें, तैयारी करते रहें। चलिए तब तक हम लेते हैं अगले प्रश्न। ये चौथे नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक स्वस्थ आँख है ना, एक स्वस्थ आँख जो है इसकी दूर बिंदु क्या बोल रहा है, इसकी दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख का जो दूर बिंदु होता है वह कितना होता है। आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, शून्य होता है कि अनंत होता है। फ्रेंड्स हमें क्या पूछ रहा है, दूर बिंदु। तो आप हमें ये बताइए, जब हम खुले आसमान में सर को ऊपर करके देखते हैं तो हमें चांद भी दिखता है, तारा भी दिखता है, बादल भी दिखता है ना। मतलब हम अनंत बिंदु, जो हम अनंत दूरी पर रखे वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं, है ना। तो याद रखना है अगर दूर बिंदु पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिट आपका हो जाएगा दूर बिंदु। जबकि आपसे पूछे नियरेस्ट पूछे, नजदीक बिंदु पूछे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नजदीक पूछे तो कितना करना है, 25 सेंटीमीटर करना है। कंप्लीट है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे। वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को आप कमेंट करें। ठीक है, वीडियो के बारे में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए कहाँ जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम चैनल एजेएस स्टडी लाइव पे। चलिए तब तक हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। फ्रेंड्स याद रखना यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया वो जीवाश्म ईंधन कर रहा है ना। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कौन सा ईंधन आपको मालूम होना चाहिए, ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़े होंगे। वैसे ईंधन जो जीव जंतुओं पेड़ पौधे के अवशेष के अपघटन के स्वरूप बना हो। तो आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है, वैसे कोई जो जीव जंतु और पेड़ पौधे के विघटन से बना हो, या नाभिकीय संलयन विघटन से बना है, सूर्य विघटन से बना है, चंद्रमा विघटन से बना है, नहीं सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्लीट है, क्लियर है। याद रखना है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपका जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आता है। क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं धुआं, ठीक है,
ये क्या है आपका, तो ये आपका हो या तो हो सकता है या नाभिकीय संलयन के द्वारा षड्यंत्र हो सकता है, या हो सकता है आपका कोयले के द्वारा उत्पन्न किया गया ऊर्जा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बीच। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, गौर से देखिए इन्हें, पता है ये कौन है, ये हैं फैराडे। याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे, तो किए थे फैराडे ने किए थे। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो नेत्र, ध्यान देना है, निकट स्थित वस्तु, क्या लिखा हुआ है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, साफ नहीं देख पा रहा है, तो बताइए उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा। याद रखना है, जो भी दोष नेत्र में है, जो भी त्रुटि है, जो भी इफेक्ट नेत्र में है, उसके अपोजिट आपका क्या होगा, रोग होगा। अगर निकट की वस्तु हम साफ साफ नहीं देख रहे हैं तो दूरदृष्टि दोष, है ना। तो इसका राइट आंसर हमने क्या करेंगे, ए नंबर, दूरदृष्टि दोष। याद रखना है, ये दूरदृष्टि दोष में होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, मतलब रेटिना का पार्ट, पहले अगर नॉर्मल की बात करें तो रेटिना आपका यहाँ है, इस समय आपका प्रतिबिंब रियल बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, लेकिन जब ये रोग होता है तो ये नेत्र गोलक होता हुआ छोटा हो जाता है या पतला हो जाता है, जिससे रेटिना पर जो है नेत्र प्रकाश का फोकस जो है नहीं हो पाता है, फलतः हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कंप्लीट है। आपको ये कमेंट करना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार, किस लेंस से बने चश्मे का जो है उपयोग किया जाता है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न का हम यहाँ पर आंसर देंगे या कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको उस प्रश्न का जो है जवाब देना है, ठीक है। तब तक आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही रोचक प्रश्न, जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कहता है इस समीकरण, देखिए जब भी हम आपको कोई भी प्रश्न को डिटेल में समझा रहे हैं तो ये क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देना है ना। जैसा कि इस प्रश्न में देखिए हम कितने क्वेश्चन का जिक्र करेंगे आप लोग के बीच, ध्यान देना। ये आपका कर रहा है कि CaCO3, सबसे पहले तो ये बताना है ये किसका अणुसूत्र है, CaCO3, सही पकड़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसमें हम जल को डालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। फिर ये आपका बनता है CaO, ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका निकल रहा है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सबसे पहले इस प्रश्न में पूछा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड्स, तो याद रखना है यहाँ पर क्या है, एक बड़ा यौगिक, ठीक है, ये बड़े यौगिक जो है इसका हो रहा विखंडन, टूट रहा है, ये छोटे छोटे यौगिकों में टूट रहा है। तो हम बताए थे आपको कि जब कोई बड़े यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूटता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन, मतलब इसका वियोग हो रहा है, इसका टूट रहा है, टूटना, अपघटन होना, क्या क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है या वियोजन हो रहा है, ठीक है। अपघटन भी कहेंगे, वियोजन भी कहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब आइए इसी में हम बात कर लेते हैं। यदि हम आपसे कहें, यदि इस अभिक्रिया को हम चेंज कर दें, यदि आपको कहें कि बताइए कि H2+O एरो आपका बना रहा है H2O, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा सर इसमें दो तत्व जो है आपस में जुड़ रहा है, तो हम इसको कहेंगे संयोजन या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। ये आपस में संयोग कर रहा, मिल रहा है, तो ये आपका वियोजन मतलब टूटना, संयोजन माने संयोग होना, मिलना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो CO2 गैस निकल रहा है, CO2 गैस निकल रहा है, इसका परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं, है ना। तो याद रखना कि जब CO2 गैस अगर किसी से निकल रहा हो तो इसके पास यदि जलती हुई संठी को लेकर के जाते हैं तो वो क्या होता है, बुझ जाता है। अगर बुझ गया तो ठीक है CO2 गैस से, या अगर चूने जल में, यदि चूने के पानी में, ठीक है, चूने के पानी में यदि CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसको कैसा कर देता है, दूधिया, है ना, दूधिया, उसको जो है वो दूधिया कर देता है, ठीक है, याद रखना है। ये आपका हो गया।
2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम सोल्व कर लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कहता है शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना। याद रखना, शाक सब्जियों का विघटन होकर क्या बन रहा है? कंपोस्ट बनना। ये किस प्रकार का उदाहरण है? कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार का उदाहरण है? शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो याद रखना है, जब कोई भी शाक सब्जियों का अपघटन होता है तो अपघटन के दौरान उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है ना, ऊष्मा का निर्माण होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? क्षेपी अभिक्रिया, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा का उसमें निर्माण होता है, इसलिए उसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न काफी रोमांचक प्रश्न है, यहाँ से कई प्रश्न आपको डील होने वाला है। कहता निम्नलिखित में कौन विजातीय है? सबसे पहले ये समझना, विजातीय का मतलब अलग। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें 3 एक जैसा होगा, एक आपका अलग होगा, है ना। ऑप्शन करा है आपका चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम कुछ याद आ रहा है ना। चूना पत्थर, अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो घरों में जो पुताई के लिए उपयोग किया जाता है चूना पत्थर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चूना पत्थर, थोड़ा सा इसका हम कलर जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चूना पत्थर। फ्रेंड्स यहाँ पर यह रखना है खड़िया। खड़िया आपका एक यौगिक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे चाक कहते हैं आप, चौक, है ना। व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब याद रखना है संगमरमर। तो ये आपका संगमरमर यहाँ पर देख सकते हैं, टाइल्स जिसको हम कहते हैं, है ना। फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों पता है एक ही ग्रुप का है। ये तीनों के तीनों जो है एक ही ग्रुप का है ना। ये तीनों एक ही ग्रुप का है, तो ये तीनों सेम है। तो इसमें विजातीय कौन है, अलग कौन है? तो अलग यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको कमेंट करना है, ये चारों के अणुसूत्र आपको कमेंट करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, संगमरमर का, खड़िया का, चूना पत्थर का। फ्रेंड्स याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम शल्य चिकित्सा में करते हैं, मूर्तियों को बनाने में करते हैं, या सजावटी जो है उपकरणों को बनाने में हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, इतना प्रश्न आपका सॉल्व। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा गया इसका अणुसूत्र कमेंट करना है ना, और इसका उपयोग आपको जो है लिखना है कमेंट के माध्यम से। चलिए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन, याद रखना है कौन सा विलयन बोल रहा है? क्षारीय विलयन के बारे में बोल रहा है। क्षारीय विलयन को कौन सूचित करता है? फ्रेंड्स याद रखना, सबसे पहले हम देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। आपको ये कमेंट करना है कि पीएच स्केल का जो है वो खोज किसने किया था, है ना, वैज्ञानिक के नाम बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक की अंक निर्धारित होता है। इसमें 3 होता है, एक आपका होता है जो 7 वाला जो पॉइंट होता है ना, वो आपका होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जब किसी का पीएच मान कितना दे दे, 7 दे दे, तो हम उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल है, वो आपका उदासीन है। जैसे कि अगर कह दे प्योर वाटर जो शुद्ध जल होता है वे आपका उदासीन होता है और इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। यदि हम आपसे कहें इस पीएच स्केल में यदि हम 7 से नीचे की ओर जाते हैं, 7 से नीचे मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, याद रखना जितने हम 7 से जितना नीचे की ओर जाएंगे एसिड अम्ल का मान जो है उतना अधिक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि किसी भी विलयन का पीएच मान 3 है और एक विलयन का पीएच मान 2 है, आपसे पूछे कि बताइए कि इनमें कौन ज्यादा अम्लीय है, तो क्या बोलना है, कम वाला ज्यादा अम्लीय होगा। ये समझ गए। अगर हम आपसे कहें कि यदि हम 7 से ऊपर की ओर 14 की ओर बढ़ते हैं तो वो आपको बेस को डिनोट करेगा, क्षारीय को डिनोट करेगा। मतलब 7 से हम जितना ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्षारीयता का मान जो है उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षारीय विलयन का, तो क्षारीय विलयन जब भी होगा तो 7 से अधिक होगा। यहाँ पर देखना कि 7 से अधिक कौन है, 13 आपका हो जाएगा। ये आपका क्षारीय विलयन को डिनोट कर रहा है। तो प्योर वाटर का कितना याद रखना है, 7 रखना है। आपको जो है जितने भी पीएच मान एग्जाम में पूछ चुका है या बुक में जो आपका पीएच मान दिया गया है वे सारे पीएच मान का जो है आप
एक बार कमेंट करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। तब तक चलते हैं, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। और ये कहता है कि कौन सा अधातु, याद रखना है, पूछ रहा है यहाँ पर क्या चीज, अधातु, नॉन मेटल, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। फ्रेंड्स याद रखना है, द्रव्य अवस्था में एक धातु भी है, मेटल भी है, जो कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है ना, कमरे के रूप में, कमरे के ताप पर जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर हम पूछें कि वो धातु कौन सा है, तो धातु आप बोल दीजिएगा पीएच, पारा बोल दीजिएगा, पीबी बोल दीजिएगा, है ना, ये आपका हो गया। अगर हम आपसे कहें कि वो अधातु कौन सा है, तो अधातु पता है कौन है, वे आपका है ब्रोमीन, जिसका परमाणु संख्या कितना है आपका 35, ठीक है, और ये इसका संकेत है Br। तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है ना, और ये कमरे के ताप पर जो है द्रवीय अवस्था में रहता है, ठीक है। एक धातु का आपका पारा हो जाएगा, जबकि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, 13 नंबर प्रश्न कहता है सीसा और टीन के मिश्र धातु से बनता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है, यहाँ पर देख रहे हैं जो किट है, उपकरण है, उसे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसे जोड़ने के लिए जो हम वायर का उपयोग कर रहे हैं, ये वायर, ठीक है, ये आपका क्या होता है, शोल्डर होता है। और सीसा और टीन के मिश्रण से जो बनता है वो क्या बनता है, शोल्डर बनता है। आपको बताना है कि स्टील जो है किन किन धातुओं का मिश्रण है, कमेंट करके आपको कमेंट करना है स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण है। फ्रेंड्स वीडियो को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि वीडियो में और हम कुछ जो है इम्प्रूव कर सकें। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहा है, पढ़ा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन अगर बोलूं दो परमाणु O2, अब इसके बीच कितने आबंध है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी अगर यहाँ से ले लें, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना आपका होता है, 8 होता है ना, इसके परमाणु संख्या 8 होता है, और इसके द्रव्यमान जो है लगभग में 16 हम बोल सकते हैं। याद रखना है अगर हम कहें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या है, एक आपका नॉन मेटल है, अधातु है। ऑक्सीजन अधातु क्योंकि इसके बाथरूम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें कि इसके कुल इलेक्ट्रॉन 8, अगर इसका विन्यास निकालते हैं तो 2 और 6 निकलता है, इसीलिए ये आपका अधातु है। अगर बंधन की बात करें तो O, ठीक है, बाथरूम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से ये आपका क्या करेगा, साझा करेगा इससे। अब यहां पर देख लेते हैं, 1 मिनट का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अपना क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए बाथरूम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये इससे करेगा साझा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 पूरा हो गया, और ये इससे करेगा साझा। दोनों मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन में जो बंधन बन रहा है वो कितने बन रहा है, द्विबंधन बन रहा है। क्लियर है, द्विबंधन यहाँ पर ऑक्सीजन में बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन को आप पढ़ें और जवाब दें इसका, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, खाने वाला, मतलब खुद अपना भोजन ना पकावे, किसी दूसरे पर आकर के खाए, ग्रहण करे किसी दूसरे से, है ना। याद रखना है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है। मतलब वो उत्पादक की श्रेणी में आता है, ठीक है। वो प्रोड्यूस कर रहा है अपने भोजन को, और इस पर जितने भी
जीव जंतु आश्रित हैं वे क्या कहलाएंगे, उसका उपभोक्ता कहलाएगा, मतलब उससे ग्रहण करके खाने वाला। तो ये पेड़ पौधे, सूर्य की प्रकाश, वाटर, गैस, खनिज लवण से अपना भोजन बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, अब इस भोजन को ग्रहण कौन कर रहा है, घास फूस के मान लेते टिड्डा, ठीक है। तो टिड्डा यहाँ पर जब इस घास को खा रहा है तो ये इसका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक, तो ये आपका हो गया इसका द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। मेढक को कौन खा रहा है, सांप, तो ये आपका हो गया इसका तृतीय उपभोक्ता। और सांप को खा रहा यहाँ पर बाज खा रहा है तो ये इसका हो गया फाइनल, ठीक है। और ये क्या होगा, जब इसका अपघटन होगा, इसका क्या होगा, अपघटन होगा, तो फिर से जो है ये फाइनली जो है इसमें तब्दील हो जाएगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, फूड चैन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये उपभोक्ता, ये आपका उत्पादक है, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय आपको इमेज दे सकता है या पूछ सकता है कि मेढक जो है कि कौन से उपभोक्ता के श्रेणी में आता है, तो द्वितीय, क्योंकि यह जो है टिड्डा को खा रहा है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, देखिए उपभोक्ता मतलब जो खा रहा हो, जो खुद नहीं बना रहा हो। हरे पेड़ पौधे खुद बना रहे हैं, नील हरित शैवाल खुद बना रहा है, फूल और पत्ते खुद बना रहे हैं, जबकि जंगली जानवर जो है खुद भोजन नहीं बना रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपका उपभोक्ता के श्रेणी में आ जाएंगे, क्लियर है ना। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अगर हम बात करें पोषण को, तो पोषण को हम दो प्रकार से जानते हैं, एक होता है स्व पोषण जो अपना भोजन खुद बनावे, एक होता है पर पोषण जो किसी न किसी रूप से अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी न किसी रूप से जो है आश्रित होता है। अगर हम बात करें ये स्व पर पोषण के बारे में, तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणी संपोषण, ठीक है, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, और जिसमें दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, हमें पूछ रहा है क्या चीज, कवक, है ना। तो कवक की बात करें तो कवक में पाया जाता है क्या चीज, मृत जीवी पोषण। ये क्या होता है, कवक जो सड़े गले जीव होते हैं या जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उस पर बैठ करके जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो कवक की बात करें तो कवक आपका क्या हो जाएगा, मृत जीवी पोषण। आपको ये बताना है कि मनुष्य जो है किस श्रेणी में आता है। ऐसे अगर आपको केवल सिंपल दे दे स्व पोषण और पर पोषण में, तो आपको लगाना है पर पोषण, लेकिन पर पोषण के प्रकार में दे दे मृत प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, तो आपको लगाना है प्राणी संपोषण में लगाना है, ठीक है। परजीवी पोषण की अगर बात करें तो परजीवी पोषण में आपका क्या आ जाएगा, है ना, तो दूसरे पर अस्थायी रूप से बैठ करके, सड़े गले नहीं, दूसरे पर अस्थायी रूप से अमरबेल, अब बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है अमरबेल, ठीक है, अमरबेल याद रखना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत जीवी पोषण। चलिए अब ले आते हैं काफी सुंदर क्वेश्चन, और हम बढ़ चुके हैं प्रश्न संख्या 17 के पास। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करा है क्या चीज कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है, मुकुलन द्वारा, सिंपल याद रखना है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है वह किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो अमीबा में प्रजनन होता है विखंडन द्वारा, ठीक है, विखंडन या बाइनरी विखंडन द्वारा जो है अमीबा में प्रजनन होता है, याद रखना। फ्रेंड्स ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये आपका ईस्ट है, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, और ये अमीबा, ठीक है, और ये आपका है पैरामीशियम, ठीक है, इसकी सहायता से ये चलता है पैरामीशियम, आपको कमेंट करना है इसका नाम, है ना। ये भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी आपका एक कोशिकीय जीव है। अगर आपसे कहे कि पैरामीशियम में किस प्रकार के प्रजनन होता है, तो याद रखना है पैरामीशियम में जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन इसमें देखा जाता है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है ना। चलिए अलैंगिक में इसमें द्विखंडन होता है, ठीक है, अलैंगिक जब इसमें जब जनन होता है तो इसमें क्या होता है, द्विखंडन मतलब बट करके जो है एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो सिंपल याद रखना, मुकुलन किसके द्वारा होता है, तो ईस्ट में जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में, याद रखना। देखिए ऑप्शन पर गौर कीजिए, पतियों द्वारा,
तनों द्वारा, फूलों द्वारा, बीजों द्वारा। याद रखना किसके द्वारा? फूलों द्वारा होता है ना। पुष्पी पौधों में जो होते हैं, यहाँ पर परागकण, परागकोश होता है। परागकोश में जो पाया जाता है ना वर्तिका, ठीक है, उसी के माध्यम से जो है क्या होता है, इसमें प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा मतलब आसानी से अपघटित हो जाए। ऑप्शन है सूखे घास और पत्ते, ठीक है, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बर्तन है। सिंपल सी बात है, जो अपघटित हो रहा हो आसानी से जैव प्रक्रम द्वारा, तो आपका क्या हो जाएगा? सूखे घास और पत्ते, जो कि आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों जो है अपघटित नहीं होने वाला है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने जो है अभी 20 प्रश्न को कंप्लीट किया है ना। और ये इसके टारगेट है 2023 एग्जाम को लेकर के। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करें। और ऐसे ही कोई भी सजेशन, कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसे सोल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, PDF लेने के लिए जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल पर एजे स्टडी लाइव पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय।